महाराष्ट्र देंगे, क्योंकि आज महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का गठन हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली है। तो फडणवीस के साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में दिग्गजों और सितारों का मेला लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के शासित राज्यों के सीएम और कई कैबिनेट मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। रिपोर्ट देखिए। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सचोट विवेक बुद्धीने पार पाडी। मुंबई के आजाद मैदान में आज एक नया इतिहास लिखा गया। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस के साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सचोट विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सचोट विवेक बुद्धीने पार पाडीन। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ समारोह के मंच से झुककर प्रचंड जनादेश के लिए महाराष्ट्र की जनता को नमन किया। शपथ ग्रहण समारोह में सितारों का मेला भी लगा। बॉलीवुड स्टार सलमान खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, रणवीर सिंह, संजय दत्त और रणबीर कपूर समेत कई सितारे शपथ ग्रहण में नजर आए। तो खेल जगत की ओर से सचिन तेंदुलकर मौजूद रहे। अंबानी परिवार भी देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम बनने वाले बीजेपी के पहले नेता बन गए हैं। फडणवीस पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को सीएम बने थे। तब उन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई थी। इसके बाद उन्होंने 23 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि तब एक दिन में ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा और आज तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। ये शपथ ग्रहण एक और मायने में खास रहा। 2014 में सीएम पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस को 2022 में डिप्टी सीएम बनाया गया था, जबकि 2022 में सीएम पद की शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे ने आज डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तो अजीत पवार भी छठी बार डिप्टी सीएम बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी को देशद्रोही बताया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के संबंध ऐसी विदेशी ताकतों से हैं और वो भारत विरोधी मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी ने संसद में भी मुद्दा उठाया। इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और राहुल गांधी को सबसे बड़ा देशभक्त बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने एक बेहद विवादित टिप्पणी की है। बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा है और उन पर देश से गद्दारी करने का गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के संबंध ऐसी विदेशी ताकतों से हैं जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। कुछ वक्त पहले भी बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अमेरिका दौरे के वक्त राहुल गांधी और उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा अमेरिका में जॉर्ज सोरेस के साथ काम करने वाली एक महिला के साथ मीटिंग में देखे गए थे। और आज बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के खिलाफ मुद्दा उठाया। विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष
भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रिसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर। लेकिन अब सवाल है कि बीजेपी को राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणी का मौका क्यों मिला। इसकी वजह है 2 दिसंबर को एक फ्रांसीसी अखबार में छिपी सनसनीखेज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इस नाम के एक न्यूज पोर्टल को अमेरिका के एक बड़े निवेशक जॉर्ज सोरस से एक मोटी फंडिंग मिल रही है। जॉर्ज सोरस वही कारोबारी हैं जिसे कट्टर भारत विरोधी माना जाता है। बीजेपी का दावा है कि OCCRP भारत विरोधी मुद्दे उठाती है और कांग्रेस भारत में उन मुद्दों को आगे बढ़ाती है। बीजेपी ने कहा है कि ऐसा कई बार हुआ जब OCCRP ने भारत और मोदी सरकार की छवि खराब करने वाली रिपोर्ट छापी है और कांग्रेस ने देश विरोधी विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट को आगे बढ़ाया है और देश की छवि खराब करने में विदेशी एजेंसियों का साथ दिया। बीजेपी का ये भी दावा है कि संसद में कांग्रेस का बार बार हंगामा भी विदेशी ताकतों के इशारे पर है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि राहुल गांधी सबसे बड़े देशभक्त हैं। मुझे आज LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। मैं राहुल गांधी जी जिस बात को कहते हैं तो इस देशभक्त को अदानी अर्थात व्यक्ति नहीं, उस व्यवस्था के हिमायती संबित पात्रा और अन्य वैसे लोग चुनौती देते हैं उस देशभक्त और कहते हैं कि देशद्रोही है। देशद्रोही वास्तव में कौन होंगे? ऐसे लोग जो इस बात की सच्चाई को ना समझ के लोगों तक नहीं जाने दे रहा। पहले ही हल्ला कर दो, पहले ही इतना हल्ला कर दो कि राहुल गांधी, या राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ताकि कान पक जाएं लोगों की वही बात सुन के और जो सही बातें हैं वो लोगों तक ना पहुंचे। तो बीजेपी राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप लगा रही है, उदाहरण भी पेश कर चुकी है। कांग्रेस ने इन आरोपों पर पलटवार किया है, राहुल गांधी को देशभक्त बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का आकलन प्रशासन ने किया है, जिसके बाद प्रशासन अब उपद्रवियों से वसूली की तैयारी में है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो वहीं अयोध्या में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका DNA एक है। जिसके बाद अखिलेश ने पलटवार किया, कहा कि भगवा पहनने वालों की जुबान ऐसी नहीं होती। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या की धरती से सीएम योगी ने संभल हिंसा पर बड़ा मैसेज दिया है। योगी ने साफ बता दिया कि अयोध्या में जो हुआ था, बांग्लादेश में जो हो रहा है और संभल में जो हुआ, इन तीनों का DNA एक है। योगी ने कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया और जो बाबर के सिपह सालार ने अयोध्या में किया था, उसे आज दोहराने की कोशिश हो रही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का DNA एक जैसा है।
इससे पहले संभल हिंसा पर योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। योगी ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। योगी ने अधिकारियों को संभल के उपद्रवियों का पोस्टर जारी करने की बात कही तो विपक्ष हमलावर हो गया। एसपी नेता रामगोपाल यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संभल हिंसा पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, पहले एसपी और डीएम के पोस्टर लगने चाहिए। संभल हिंसा में जो भी हैं उनके पहचान की करके पोस्टर लगाए जाएंगे और उनसे डैमेज के पोस्टर लगाए। हम इंतजार कर रहे हैं डीएम पे, कमिश्नर पे, एसडीएम पे, एसएसपी पे, डीआईजी पे, सीओ पे कब कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री, हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात मुसलमानों को डराने के लिए की जा रही है तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि उनको याद रखना चाहिए कि जनता ने उनको ताकत दी है और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए दी है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस अधिकारियों ने एक्शन शुरू कर दिया। संभल हिंसा में शामिल 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन लोगों द्वारा इस घटना में सम्मिलित होकर ये घटना कारित की है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, या फिर किसी भी व्यक्ति की कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल या ट्रांसफार्मर जलाए हैं, तार जलाए हैं, सीसीटीवी तोड़े हैं, ये सारे जो नुकसान है उसका आकलन कर लिया गया है और उसी आकलन के आधार पे इन लोगों से वसूली की जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ छुपा रही है, इसलिए राहुल गांधी को रोका गया। कांग्रेस अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो अत्याचार अन्याय किया है अपनी चीजों को बाहर नहीं आने देना चाहते और उसमें पूरी भाजपा की सरकार, योगी की सरकार लगी है कि किस तरीके से जो हत्याएं कराई हैं लोगों ने उसको पूरी तरीके से दबाने का, उसको पर्दा डालने का ये काम कर रही है। संभल में हुए बवाल के बाद से लगातार जहां पुलिस प्रशासन की टीम एक्शन ले रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे संसद की, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट को बदला गया है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर कांग्रेस की बड़ी गलती सामने आ रही है, जिससे अखिलेश नाराज बताए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को पहली पंक्ति यानी फ्रंट रो में जितनी सीट मिलनी थी उसमें से 1 सीट कम कर दी गई है, और जो सीट कम हुई है वो अखिलेश की पार्टी से गई है। लोकसभा में बैठने की नई व्यवस्था कर दी गई है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इससे खुश नहीं है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव के पीछे दूसरी लाइन में जगह दी गई है। इस बात की जानकारी कांग्रेस के जरिए न दिए जाने से अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। लोकसभा में सांसदों के सीट आवंटन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार और बढ़ गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों उपचुनाव हुए थे, उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली थी। हालांकि जो चुनाव परिणाम है वो सामने है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा था। भारत में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के पास जिम्मेदारी थी कि वो अपने सहयोगी दलों से बात कर स्पीकर को सीट के बंटवारे की जानकारी दे। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की मांग से उलट उनको 1 सीट ही पहली पंक्ति यानी फ्रंट रॉ में दी गई। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद 2 लोगों के लिए फ्रंट रॉ की सीट की मांग रखी थी। इस लिहाज से एसपी की फ्रंट की संख्या 2 से घटाकर 1 कर दी गई है, जिसका मतलब है कि केवल अखिलेश यादव आगे बैठेंगे, जबकि अवधेश प्रसाद और डिम्पल यादव उनके पीछे वाली सीट पर बैठेंगे। इस बार जो सीट आवंटन है उसमें राहुल गांधी के सीट से
अखिलेश यादव की सीट के बीच में दूरी बढ़ गई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खासी नाराज बताई जाती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब अखिलेश यादव सदन में पहुंचे थे और जब उन्होंने सीट देखा तो उन्होंने कहा धन्यवाद कांग्रेस। यानी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो ये सीट आवंटन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की चली है और जिसकी वजह से जो है वो अखिलेश यादव की सीट को दूर रखा गया राहुल गांधी से। कांग्रेस के नेता भी सीटों की इस व्यवस्था से खुश नहीं दिखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनीष तिवारी अब चौथी पंक्ति में है, जबकि एक अन्य वरिष्ठ सांसद शशि थरूर को तीसरी पंक्ति में सीट दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें पार्टियों से मिले इनपुट के आधार पर लोकसभा स्पीकर ने सीटों का आवंटन किया है। कांग्रेस ये मानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोकसभा सचिवालय ने तय किया है उसी के मुताबिक सीटों का आवंटन हुआ है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि विपक्ष के लिए ये एक पूरा सीट अरेंजमेंट किया जाता है और उस पर नेता प्रतिपक्ष की राय ली जाती है। यानी अपना कहीं ना कहीं लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है और प्रायोरिटी के आधार पर और स्ट्रेंथ के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। संसद में अब सभी के लिए सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के पास ट्रेजरी बेंच में पहली 3 सीटें होंगी। पीएम मोदी की सीट नंबर 1 है। पीएम के बाद पहली पंक्ति में राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठेंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अगली पंक्ति में सीटें आवंटित की गई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी अगली पंक्ति की 4 सीटों तक पहुंचने में कामयाब रही है। पीएम मोदी के ठीक सामने दूसरी तरफ कांग्रेस की पहली लाइन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बैठेंगे। पहली लाइन में राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई और के सुरेश को भी आगे की सीट मिली है। वहीं वायनाड से चुनकर पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा पीछे चौथी लाइन में बैठेंगी। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा पहुंची हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश की नाखुशी की वजह यही है कि उनको वक्त रहते कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई, वरना सीट एलोकेशन से पहले ये मुद्दा सुलझाया जा सकता था। पहली सीट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और उसके बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो दूसरी तरफ अपोजिशन में राहुल गांधी होंगे और कहीं ना कहीं इसी बात से कुछ जो अपोजिशन पार्टी है वो उनकी नाराजगी है कि जो इम्पोर्टेंट सीट है उसमें उनको प्रमुखता नहीं दी गई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। और चलिए अब बात करते हैं असम सरकार के एक फैसले की, जिसको लेकर उत्तर से दक्षिण तक सियासी तूफान मच गया है। असम सरकार ने राज्य में किसी भी सार्वजनिक जगह पर बीफ को बैन कर दिया है। और अब इस फैसले पर एक बार फिर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सामने कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा। असम की हिमंता बिस्वा सरकार के एक फैसले ने पूरे राज्य में सियासी हलचल को और एक बार तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने गोमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब ना तो सार्वजनिक जगहों पर गोमांस बिकेगा और ना ही इसके खाने के बाद बवाल वाली नौबत आएगी। असम सरकार के इस फैसले के मुताबिक असम के बाजारों, असम के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक समारोह में कहीं भी बीफ बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है और ये फैसला पूरे असम में लागू कर दिया गया है। अब इसी फैसले को लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है। असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। तो अपनी इस पूरी विफलता और शर्मनाक हार को छुपाने के लिए आज ये साजिश करी जा रही है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से झारखंड की जनता ने
घुसपैठी और नफरत की राजनीति को पराजित किया, वैसे ही आने वाले चुनाव में असम के लोगों में एक ये उत्साह है कि वो हिमंत बिश्व शर्मा के भ्रष्ट सरकार के कारनामों को दंड देगी। दरअसल असम में बीफ बैन पर यह फैसला कोई नया नहीं है, बल्कि इसका एक्सटेंशन किया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने